दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है उसका सूत्र। आइए चलिए उसे सीखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज हम लेके आ रहे हैं वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब हल किया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको सूत्र को याद करना। पहले लिखेंगे सूत्र क्या है, फिर उसको कैसे याद किया जाता है, किताब में कौन सी याद करने की विधि की है और मैं किस तरीके से याद करता हूँ। दोनों तरीके बताएंगे और कौन सा विधि अच्छी है वो आप बताइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है वर्ज्य गुणन विधि। सीखने से पहले हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जान लेना होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो चर वाले ऐसे समीकरण जिसमें दो चर राशियां x और y दोनों साथ साथ दिखाई दे। समीकरण रैखिक हो, रैखिक होने का मतलब है उसकी घात जो होती है मैक्सिमम घात एक होनी चाहिए। एक से ज्यादा हुई तो रैखिक नहीं रह जाएगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरण होना जरूरी है। तो देखते हैं इसका जो मानक रूप होता है समीकरणों का, एक मानक रूप होता है। मानक रूप उसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, जिस रूप में सभी को लगभग लिखा जाता है। गणित में या फिर विज्ञान में या फिर किसी भी चीज में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको लास्ट में एक रिजल्ट देना होगा या फिर शुरू में एक कुछ चीजें लिखनी होती हैं। जो एक पैटर्न बना होता है उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक मानक रूप होता है। उस रूप के तहत चलेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली मिलेगा और जल्दी मिलेगा और बेहतर उत्तर, मतलब आप लगेगा कि आप एक बेहतर उत्तर बेहतर रास्ते पे है। उसी को मानक रूप कहा जाता है। यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी मानक रूप होता है। अगर हम पहला समीकरण लिखना चाहें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कहलाता है। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कहलाता है, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, अचर राशियां हैं। 1 2 3 4 पर कुछ भी गिनती हो सकती है। x और y जो मिल रहे हैं ये चर राशियां हैं। तो ये जो समीकरण है दोनों समीकरण दो चरों वाले हैं, रैखिक समीकरण है, घातीय एक है और युग्म मतलब जोड़ा दो लोग तो हैं। समीकरण क्या होता है, देखिए इन समीकरणों को हल करने की तीन विधियां। सबसे पहले तो आलेखी विधि बताई जाती है। आलेखी विधि जो ग्राफ खींच कर बनाई जाती है उसको छोड़ते हैं। फिर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दो विधियां आती हैं। दोनों विधियां आपको बहुत आसानी से आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी बताएंगे। और तीसरी विधि वर्ज्य गुणन विधि, जब हमने इसके सूत्र को याद नहीं किया होता है, इस पे सवाल नहीं लगाए होते हैं, तब तक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और जैसे ही लगा लेते हैं इस पे सवाल, इसको सूत्र को हम याद करने वाले टेक्निक से याद कर लेते हैं, उसके बाद तो धुआं, बस धुआं धुआं धुआं, खत्म हो गई बात भाई। और उसके बाद आप वर्ज्य गुणन, आप प्रतिस्थापन या विलोपन के बजाय वर्ज्य गुणन लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कहेंगे कि यार उसमें ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि बहुत ही ज़्यादा आसान विधि है, बस इसमें थोड़ा सा काम है इसके समीकरणों को याद करना। समीकरण में सबसे पहले तो x अपॉन, ठीक है, क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन क्या लिखना है, y के बटे में क्या आ जाएगा, y के बटे में आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बटे आना है। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है पूरा समीकरण और यही समीकरण है जो मुश्किल है याद करना। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना, क्योंकि सामान्य से चीजें a b c है और साथ एक और दो गिनती दी गई है और एक घुमा और इन्हें याद करना, अब उन्हें याद करने की ज़रूरत है। अब कैसे याद करेंगे, किताब में आपको याद करने का एक तरीका दिया गया है। आइए चलिए उसको समझ लेते हैं भाई कैसे, ठीक है। बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे x दिखाई दे रहा है तो x लिखा जाता है, y दिखाई दे रहा है y दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x y कुछ नहीं है तो एक मान लिया जाता है, एक हो जाता है। इसी के बेटे में ऐसे कुछ गिनतियाँ लानी होती हैं और ये इनमें से ही इन्हीं गिनतियों जो गुणांक है उनका गुणा करके लिखा गया है। तो किताब में आपको याद करने का तरीका क्या दिया जाता है, x और y और एक लिख लेना होता है। x के बटे में क्या आएगा, x के साथ में a है तो b से शुरुआत करेंगे, x के बाद b से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से b1 हो गया, b1 के बाद c1, यहाँ पे c1 आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा फिर से a1 और फिर उसके बाद b1।
ठीक है। यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, बी से शुरुआत कर, B1 से शुरुआत करनी है, चलते चले जाना है BCAB, फिर से बी पे पहुंच जाना है। एक्स वाई और 1 के बटे में क्या क्या चीजें आएगी, एक्स से आगे, एक्स के बटे में देखिए कभी भी ए नहीं आएगा और वाई के बटे में कभी भी बी नहीं आएगा और सी यानी कि 1 के बटे में कभी भी सी वाली गिनती नहीं आएगी। तो यहाँ से एक्स ए नहीं कभी होगा, बी से शुरुआत करेंगे बी सी के बाद ए आ जाता है, ए के बाद फिर से बी आ जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, यही बी लिखने के बाद 2 सबके साथ लगा दीजिए, यहाँ पे A2 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे है, x के बटे में क्या होता है, यही गिनती आती है, पहले B1 C2 समझ में आ रही बात, B1 C2 और फिर ये वाला चीज B2 C1 माइनस के साथ B2 C1 ओके। y के बटन क्या आएगा, C1 A2 ठीक है और माइनस C2 A1 ठीक है, C2 A1 बराबर 1 के बटे में A1 B2 माइनस और 1 के बटे में यहाँ पे हो जाएगा A2 B1। ये है याद करने का तरीका कि इनके नीचे क्या आएगा, कैसे, समझ में आ गई बात, ठीक है, परफेक्ट। ये आपकी किताब में दिया गया है, ओके। अब बात ये होती है कि मैं कैसे याद करता हूँ, मैं ऐसे बना के याद नहीं करता, यानी कि जब हमने जो भी इक्वेशन याद करनी है कि हमने डायरेक्ट यहाँ से देख कर के ये लिखना सीख लिया है और उसके बाद हमको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये नहीं रहता है कि हम पहले इसको बनाएं तब जाके समीकरण लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में मतलब ठीक है जो भी है याद करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा तरीका क्या है, चलिए वो देखते हैं। सो दोस्तों बात इतनी सिंपल सी है कि यक्स लिखा है, हमने यक्स लिखा, यक्स के बटे में ए नहीं आएगा, बस गुणन है, तिरछा गुणा करना है तो तिरछा ही किया जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करते हैं B1 C2, ये वाला छोड़ करके B1 C2 माइनस B2 C1, तिरछा गुणा करना भी है, इसका गुणा इसके साथ माइनस B2 C1, ये यक्स के बटे में आ गया, ठीक है। यक्स के बटे में क्या लेना है, यक्स वाला हिस्सा छोड़ देना है, B1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गया परफेक्ट काम। y के बटे में आ जाते हैं, y के बटे में क्या लिखना है, y के बटे में y वाला हिस्सा छोड़ देना है, तिरछा गुणा कराना है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी छोटी सी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जैसे हमने ऊपर से नीचे गुणा करा के यहाँ पे पहले लिखा था, अभी यहाँ पे y के बटे में जब लिखना होगा तो इतना सा ध्यान देना है कि y के साथ में उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है कि A1 C2 को पहले ना लिख करके बाद में लिखा जाता है। हमको पहले क्या लिखना है, A2 C1 लिखना है, इसको हटा देते हैं, पहले A2 C1 लिखना है, A2 C1, आपने जो सीक्वेंस याद किया है उसमें आपने याद किया है C1 A2 याद किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे भी याद करना चाहो तो याद कर लो, लेकिन हमने क्या किया है A2 C1 याद किया है, तो A2 C1 माइनस क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा A1 C2 बराबर 1 के बटे में C1 C2 ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। अब इन दोनों गुणा और इन दोनों का गुणा वापस से सीधा कैसे, ऊपर वाले से नीचे वाला गुणा, यानी A1 B2 माइनस नीचे वाला गुणा ऊपर वाले से A2 B1, यानी कि पहले ऊपर से क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, एक बार सीधा सीक्वेंस लिया गया है। फिर y के बटे में जब आना है तो नीचे से ऊपर वाला फिर ऊपर से नीचे वाला, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा ये लिख लिया। फिर जब c के बटे में लिखना है तो फिर से वापस सीधा हो जाइए, यानी A1 B2 माइनस A2 B1, बहुत ही आराम से ये याद हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही है तो एक और तरीका बता देते हैं जिससे आप समीकरण को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। मैंने अभी जो तरीका बताया उस तरीके से मैं सवाल को लिखता हूँ, समीकरण को लिखे बिना या सूत्र को लिखे बिना ही डायरेक्ट सवाल से देख करके प्रश्नों का हल मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप फार्मूले को याद करना उसमें मुश्किल हो पा रहा है, फार्मूले के लिखना आइए सीख लेते हैं एक और तरीके से। इस तरीके में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको बहुत जल्दी से लिखा जाएगा। x के बटे में हमने आपको बताया कि a नहीं आने वाला है, तो b से शुरुआत करेंगे c की ओर, तो bc लिख लिया, हमने क्या किया bc लिख लिया और फिर से माइनस bc लिख लेना है, bc माइनस bc लिख लेना है, ओके ओके। आगे बढ़ाते हैं, c से a की ओर चलते हैं, मतलब पहले bc लिखा फिर ca, यानी ca माइनस ca लिख लेना है, ये
समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद जब ए पे पहुंच आए हो तो ए बी माइनस ए बी लिख देना, ए बी माइनस ए बी लिख देना। ओके बात? उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 2 लिखो, 1 2 लिखो, 1 2 1 2 यहाँ पे लिखा गया, और इसमें 2 1 2 1 2 1, और ये इक्वेशन कंप्लीट। सूत्र पूरी तरीके से एकदम सही लिखा गया है। तो आइए चलिए एक प्रश्न को हल कर लेते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। सूत्र हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको बिना सूत्र देखे ही इस पूरी सवाल को हल करने का तरीका बताने वाला हूँ। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो x के बेटे में अगर देखिए कुछ सवालों में क्या होगा, ये जो c वाला पद है यानी 5 और 3 है बराबर के उस पार रहेंगे, इस पार ला देना है आपको। पहले उस समीकरण को लिखने के बाद इस समीकरण को उतार लेना है। चलिए ये तो समझ में आ गया, ये तो आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए सीधे सीधे सूत्र पे रखते हैं। सबसे पहले तो हमको x लिखना होता है, x के बटे में कुछ चीज़ें रखनी होती है। x के बटे में आपको पता है कि ये वाला हिस्सा नहीं रखना है, यहाँ से रखना है। इन दोनों का तिरछा गुणा करके 6 और 3 का गुणा करना है, 9 और 5 का गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। तो पहले ऊपर से नीचे वाला हिस्सा पहले लिखा जाएगा। 6 गुणते 3, 6 गुणते -3 है तो -3 पहले लिखा जाएगा, माइनस लगाइए, नीचे से गुणा 9 और 5 का गुणा 9 गुणते -5 इधर लिखा जाएगा। हो गया आसान, क्लियर है बात। आगे बात को बढ़ाएंगे y के बटे में। y के बटे में क्या लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। y के बटे में y वाला हिस्सा जो है उसको नहीं लिखा जाएगा, तिरछा गुणा किया जाएगा, उनको लिखा जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसका गुणा। लेकिन मैंने बताया था कि y के साथ में क्या होगा कि पहले ये ऊपर से नीचे वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर वाला पहले लिखिए। ठीक है, ये वाला 2 गुणते -5 पहले लिखिए, फिर 4 गुणते -3 लिखिए, 4 गुणते -3 लिखिए, क्योंकि यही तरीका है। ठीक है, फॉर्मूला का यही ट्रिक है इसको याद करने की या फिर इसको हल करने की। फिर 1 के बटे में आ जाते हैं। 1 के बटे में ये हिस्सा नहीं लिखा जाएगा, इनका तिरछा गुणा करके लिखा जाएगा। और तिरछा गुणा करते वक्त ध्यान देंगे कि 4 गुणते 9 पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे वाला हम पहले लिखेंगे, फिर 2 गुणते 6 को बाद में लिखेंगे। तो 4 गुणते 9 को लिखा माइनस 2 गुणते 6 को लिखा। ठीक है, और एक छोटी सी बात बता दें कि जब हमने तिर्यक गुणा या फिर वज्र गुणन पढ़ा था, समझा था कि भैया तिरछा गुणा करना है तो इसमें सीक्वेंस याद करने की क्या जरूरत है, कैसे भी रपट के रख दो। लेकिन बात यही होती है कि बीच में माइनस आ जाता है, माइनस ही अड़ंगा लगाता है। अगर यहीं पे गलती से प्लस होता तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। तिरछा 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 काट पीट के खत्म, धुआं। बट ठीक है, जो भी है अच्छा है, हमने तो तरकीब निकाल ही ली है, काम आ ही जाती है। तो हमने सूत्र नहीं देखा, यहीं से देख देख के चीज़ों को रख लिया है। सूत्र आपको देखने की ज़रूरत नहीं, तरीका हमने आपको बता दिया था कि कैसे सूत्र को लिखना है। जब आपने सूत्र को लिखने का तरीका समझ लिया है, जो हमने अपने वाला बताया था, उस तरीके से अगर आपने लिखना सीख लिया सूत्र को, तो ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो गई बातें। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 4 × 18 -18 लिख लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस 5 9 45 लिख लिया हमने, बराबर y के बटे में 5 दूनी 10 -10 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 लिख लिया, बराबर 1 बटे 9 चौक 36 और माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12। इसमें से घटाएंगे, देखिए 45 में से 18 घटाना पड़ेगा, तो हासिल लिए 15, 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है, ये बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 2, ये मिल गया 27, प्लस में ही मिलेगा क्योंकि ये बड़ा है, बराबर 12 में से 10 गया 2, y बटे 2, बराबर 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और ये 24 मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इस दोनों हिस्सों को बराबर के रूप में लिख लेंगे, और फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पहले देखेंगे x बटे 27 है, बराबर 1 बटे 24 लेंगे, 27 को ऊपर भेज देंगे, x बराबर 27 बटे 24 हो जाएगा। 3 से गए 3 8 24, 3 9 27, x बराबर 9 बटे 8 हो रहा है। अब इसको डेसिमल में भी बदल सकते हैं, तो ठीक है, वो तो बदल लेंगे आप। फिलहाल y वाला हिस्सा लेते हैं, y बटे 2 बराबर 1 बटे 24 लेते हैं, आप यहीं से काट दीजिए, 12 मिल जाएगा। y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 बटे
12 मिल जाएगा। तो ये हो गए 2 प्रकार के 2 उत्तर आपके मिल चुके हैं और ये सही भी है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे बड़े आराम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप आई होप मैंने आपको वर्ड गुणन विधि बहुत अच्छे से बता दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।